नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात छत्तीसगढ़ में पड़ रहे छापे और उन पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में 200 के करीब छापे पड़ चुके हैं। ये छापे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी अधिकारी, आईएएस अधिकारी, नेताओं और कुछ कारोबारियों के यहाँ पर मारे गए हैं। और छापेमारी चावल घोटाले, गौठान घोटाले, शराब घोटाले जैसे कई घोटालों में हुई है। लेकिन ताजा मामला महादेव ऐप से जुड़ा हुआ है। महादेव ऐप डिजिटल सट्टा खिलाता है। इसका मालिक भिलाई का एक उद्योगपति है जो दुबई में रहता है। इस पूरे रैकेट का तार एक पुलिस इंस्पेक्टर से भी जुड़ा है जिसकी बड़े लोगों तक पहुंच है। जी हाँ, देखिए, बड़े लोगों तक उसकी पहुंच है और यही कारण है कि केंद्रीय एजेंसियां लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लोकतंत्र के लिए ईडी, आईटी और सीबीआई खतरा बन चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि महादेव ऐप को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम किया जा रहा है। इस पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पहले चावल से लेकर गौठान घोटाले को गिन रहे थे, लेकिन अब सरकार के तार महादेव ऐप से भी जुड़े हुए हैं। क्या महादेव ऐप की सट्टेबाजी को उजागर करने का मकसद चुनाव से पहले सरकार को तंग करना है या फिर वाकई में ये एक बड़ा घोटाला है? ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है ईडी, सीबीआई, आईटी, डीआरआई। इसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी हुई सरकार कर रही है। इसका ताज़ा उदाहरण और सबूत के तौर पर यहाँ के प्रभारी ओम माथुर ने कल सर्वोदय में कहा कि अभी आगे देखते जाइए, आगे 2 महीने और क्या क्या होता है। ये एक विभाग में जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं मिलता, फिर दूसरे विभाग में जाते हैं, फिर वहाँ कुछ नहीं मिलता, फिर तीसरे विभाग में जाते हैं, फिर चौथे विभाग में जा रहे हैं। अभी महादेव ऐप का चल रहा है। महादेव ऐप में हम लोगों ने कार्रवाई किया, लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया। इसमें अभी जितनी कार्रवाइयाँ हुई है, इनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक है। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी तक भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार को हम शराब घोटाला में गिनते थे, कोयले घोटाले में गिनते थे, चावल घोटाला में गिनते थे। आज ये मालूम हुआ कि सट्टे में भी मुख्यमंत्री निवास का, मुख्यमंत्री ऑफिस जुट के तार जुड़े हुए हैं। और ये तार जुड़े हैं, ईडी ने इस बात को साबित भी कर दिया है कि उनके तार कहाँ से कहाँ तक जुड़े हैं। मोटी रकम मंथली इनको दिया जाता था और ये पूरे प्रमाण और साक्ष्य के साथ ईडी इनके घरों पे गए हैं और प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। बयान जो दर्ज किए जा रहे हैं उस बयान में भी सारी बातें आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये साबित हो गया कि स्किल अपग्रेडेशन के नाम से जुआ और सट्टा और महादेव ऐप के नाम से प्रशिक्षण के लिए दुबई और हांगकांग जो भेजा जाता था, यही कौशल उन्नयन मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं। चलिए, इसी के साथ इस मुद्दे पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस से सत्यप्रकाश सिंह जुड़ चुके हैं, बीजेपी से सौरभ जागृत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। सबसे पहला सवाल सत्यप्रकाश जी आपसे, शराब कोयले के बाद अब महादेव ऐप को लेकर ईडी की कार्रवाई लगातार छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिली, जिसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर इसकी गाज गिरी। ओएसडी और मुख्यमंत्री के सलाहकारों पर भी ये बताया जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई हुई। जो छत्तीसगढ़ जो बीजेपी की हालत है वो किसी छिपी हुई नहीं है। देखिए, उन्होंने हर साम दाम दंड वे सब चीज अपना लिया उन्होंने कि जनता का विश्वास, जनता का प्यार, जनता का समर्थन मिले, मगर उसमें नाकाम हो चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी सब बदल दिए। यहाँ तक कि जो हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार बनी, हमने छत्तीसगढ़ स्वाभिमान की बात की, छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बात की, संस्कृति बचाने की बात की, परंपरा को बचाने की बात की, छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान की बात की, उसको भी अपना के देख लिया। हर रैलियों में छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो लगने लगी और उसके बावजूद भी ये कामयाब नहीं हो सके, जनता भरोसा नहीं जगा सके। फिर इन्होंने अपना अस्त्र निकाला है ईडी। जब सब चीज से हार गए हैं तब इन्होंने अपना अस्त्र निकाला ईडी। अब देखिए, ईडी की अगर मैं बात करूं, कन्विक्शन रेट की बात करूं तो 1% से भी कम है। मतलब इसी से साबित होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक सरकार को बदनाम करने की, मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए एक पॉलिटिकली एजेंडा सेट किया जा रहा है ईडी के तहत। आप देखिए, ईडी की कार्रवाई होती है और 4 महीने बाद चार्जशीट दायर होती है। और एक चीज और देखिए, जब मैं कथाकथित इनके शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, 2068 करोड़ घोटाले की बात करते हैं और जब संपत्ति की जो अटैच की जाती है 200 करोड़ भी नहीं होती है।
जबकि 2018 से पहले की संपत्ति भी अटैच कर लेते हैं, उसके बाद भी 200 करोड़ की संपत्ति भी इससे ज्यादा की संपत्ति नहीं अटैच कर पाते। ये ईडी क्या कर रही है सबके सामने है। और अगर मैं महादेव ऐप की बात करूं, देखिए उसमें पूरा किसका खेल है, वो हमारी पुलिस जांच कर रही थी, यहां तक कि यूपी तक हमारी पुलिस गई। यूपी पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। मतलब ये हालात है कि यूपी पुलिस ने एफआईआर कर दी एक छत्तीसगढ़ पुलिस एक और दूसरे प्रदेश की पुलिस के ऊपर, और उसके बाद ये बात कर रहे हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे हमारी पुलिस तो कार्रवाई कर रही थी, सर्कुलर नोटिस जारी किया हुआ था। तो इनके नेता कौन कौन के उनको आरोप है, किसके यहाँ नोटिस गया, सबके सामने है। उनको बुलाया जा रहा था, इनके बड़े बड़े नेताओं को बुलाया जा रहा था। उसके बाद ओम माथुर जी का बयान आता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या, 2 महीने बचे हुए हैं, उसके बाद ईडी कार्रवाई शुरू कर देती है। तो ये पूरा क्या है, आप इसका पूरा एक सर्कुलर का समझेंगे ना तो समझ में आ जाएगी कि ईडी क्यों महादेव ऐप के पीछे पड़ी है। जैसे हमारी पुलिस ने जानने की इनको नोटिस दिया, सब शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ से भी कहीं ना कहीं जुड़ी है, और क्योंकि ईडी ने भी ये दावा किया है कि और भी बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए मुख्यमंत्री के सलाहकार का नाम होना अपने आप में एक बड़ा विषय है, तो जवाब तो देना ही होगा आगे आकर। नहीं वही अस्मिता जी, मैं वही बोल रहा हूँ ना, नाम होने में कुछ दिक्कत है। नाम होने में तो मैं यहाँ बैठे बैठे के शर्मा जी बैठे, उनका नाम बोल देता हूँ कि महादेव ऐप में उनका नाम है। मगर ऐसे बोलने से नहीं होता है ना, आपको कुछ तथ्य देने पड़ते थे। कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जांच पर रोक लगाई। उसके बाद 30 जुलाई के वो दूसरे प्रदेश में जाकर नोएडा में जाकर केस एफआईआर कर देते हैं। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि आपने किस आधार पर ये केस रजिस्टर करवाया। तो इसी से साबित होता है ना, आप सुप्रीम कोर्ट में गए होंगे तो कुछ तथ्य तो दिए होंगे ना कि हमको जांच करने दीजिए, तो आपके पास तथ्य नहीं है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट। सौरभ जी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से, उनसे जवाब लेंगे। सौरभ जी, लगातार कहना है कांग्रेस का कि मुद्दा नहीं है आपके पास, इसीलिए ईडी का सहारा ले रहे हैं, आपने सारे हथकंडे अपना लिए, मगर आपको अभी कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि चुनाव बहुत करीब है, और जैसे जैसे यहाँ पर चुनाव करीब आते जा रहे हैं ईडी की कार्रवाई अपने आप बढ़ती जा रही है। कैसे समझाएंगे इसे आप? देखिए, जिस प्रकार से आज 4.5 साल बीत चुके हैं, छत्तीसगढ़ जो है सिर्फ घोटालों का गढ़ बन चुका है। ये तो बहुत शर्म की बात है, इनको काम करने के सिवाय सिर्फ घोटाले करने आते हैं। जिस प्रकार से हम पहले, आप भी मीडिया के माध्यम से ये सुनते थे, शराब घोटाले में ईडी की जांच हो रही है, कोयले घोटाले में ईडी की जांच हो रही है। ये जांच होती क्यों है? ये घोटाले पाए जाते हैं, कोई ईडी रात के सो के उठ के किसी के दफ्तर या किसी के घर में जाके छापा नहीं मार देती है। कई महीनों से, कई 6-7 महीनों से इसकी जांच चलती है, उसके आधार पे प्रमाण मिलते हैं, तब जाकर ईडी जांच करती है। उसके बाद ये चावल घोटालों पे आते हैं, भूटान घोटालों पे आते हैं, यहाँ तक इनके प्रदेश अध्यक्ष जो पूर्व में थे, डीएमएफ फंड घोटाले की बात विधानसभा में करते हैं तो मुख्यमंत्री जी उनको अपने पद से इस्तीफा दिला देते हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष आते हैं जो आज दीपक बैज जी हैं। दूसरी बात, जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ में घोटाले तो बहुत दूर की बात है, आज महादेव ऐप के माध्यम से जो सट्टा खिलाने का छत्तीसगढ़ सरकार प्रयास कर रही है, जो कि वो जिस जिले में होता है उस जिले में मुख्यमंत्री जी खुद निवासरत है, पाटन विधानसभा आता है, जिला दुर्ग पड़ता है, उस जगह क्षेत्र में जहां खुद मुख्यमंत्री जी रह रहे हैं, इतना गंभीर अपराध चल रहा है सट्टा खिलाने का। तो ये बहुत शर्म की बात है। महादेव ऐप ठीक है, मान लिया, मगर चुनाव से पहले ही ये सारी कार्रवाइयां क्यों हो रही है? महादेव ऐप आज से नहीं चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है आपको भी पता है। और जो सारे घोटाले हुए इन 4.5 सालों में ही हुए, पिछले 15 सालों से कोई घोटाले नहीं हुए थे, कोई ईडी नहीं थी। ये आप थोड़ा सा समझा दीजिए। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि आप ये, मैं यही कह रहा हूँ कि कोई ईडी सो उठकर चुनाव के पहले आकर ईडी जांच करने नहीं बैठती। जिस दिन से महादेव ऐप की पहली गिरफ्तारी हुई थी, तब से ईडी जांच करने की शुरुआत कर दी थी और प्रमाण मिले, और जो छत्तीसगढ़ की पुलिस थी वो उतने अच्छे से सकारात्मक रूप से उस पर निर्णय नहीं ले पा रही थी, इसलिए ईडी को उतरना पड़ा। और ईडी उतरने के बाद इनकी गिरफ्तारी किनकी होती है? मुख्यमंत्री जी के सलाहकार ओएसडी की गिरफ्तारी होना, मतलब ये प्रमाण में होता है। अभी तक जो पहले भी कार्रवाई हुई है सौरभ जी, उसमें भी कुछ खुलासे नहीं हुए ना, वो भी अटके हुए ही है, और लगातार एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है, तो उसी पर सवाल बेस्ड है हमारा। वो अटके हुए नहीं है, अदालत पे कार्रवाई चल रही, ईडी अपना काम कर रही है। जिस दिन और अच्छे प्रमाण मिल जाएंगे, मीडिया के माध्यम से आप सबको खबर मिल जाएगी। और जिस प्रकार से आज महादेव ऐप की जो
बात हो रही है, चलिए, मीडिया ठीक में है। ये डिबेट चल रहा है, ये ये बहुत तो शर्म आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। के जी, आपने अभी सुना, दोनों ही पक्षों को सुना। लगातार जिस प्रकार की ईडी की कार्रवाइयां, न ही केवल छत्तीसगढ़ में, पूरे देश भर की भी बात करें तो जिस प्रकार के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है कि विपक्ष पर ज्यादा कार्रवाइयां हो रही है ईडी की। जो जिस प्रकार के आंकड़े, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि 95% विपक्षी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हुई है या किसी मंशा अनुरूप ये कार्रवाई कराई जा रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। तो आप इसे कैसे समझाएंगे कि छत्तीसगढ़ में जो कार्रवाइयां हो रही है वो मंशा अनुरूप है या फिर केंद्रीय एजेंसियों पर? फिर ऐसे में तो विश्वास ही उठ जाएगा लोगों का। देखिए स्मिता जी, आम लोगों के हम लोग बात करें तो आम लोगों को चाहिए, कांग्रेस और भाजपा से मतलब नहीं। यहाँ भ्रष्टाचार मुक्ति, जीरो टॉलरेंस की बात है। इसके बात करेंगे तो पहले आपने कोयले पर कार्रवाई की, फिर शराब पर कार्रवाई की, मामला कोर्ट में गया, चालान पुटअप हुआ। चालान में आपने 5000 से ज्यादा पेज का एक बार दो बार जो चालान पुटअप किए हैं, तो वो सबको लेकर के है कि वास्तविकता कोर्ट में तय होना है। कितने लोगों की जमानत मिली है, जमानत नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली, ये कोर्ट का मामला है, इसमें अपन डिबेट नहीं कर। हमारा तात्पर्य ये है कि ये जो कार्रवाई होती है इसमें राजनीति कितना है। तो छत्तीसगढ़ में 75 FIR दर्ज हुए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर मामला है महादेव ऐप, जिसमें रमन सिंह का जो बयान आ रहा है वो गंभीर मामला है कि सरकारी संरक्षण को लेकर जो बात है। 75 FIR हुए, 450 लोग गिरफ्तार, अधिकृत बात कर रहा हूँ, पुलिस अधिकारी ने जो जानकारी दी है। 450 गिरफ्तारी है, 250 करोड़ का सामान जब्त हुआ है, 16 करोड़ रुपए की जो है वो सीज किया गया है। ये स्थिति छत्तीसगढ़, इसी के आधार पर मोहन नगर दुर्ग में जो FIR दर्ज हुआ उसके आधार पर आगे ईडी कार्रवाई करे। अब ईडी को क्या का सबूत मिलता है? अभी जो 4 लोगों का, इसमें ASI भी है। इसका मुखिया जो दुर्ग से निकल करके कहाँ दुबई में बैठा हुआ है, वहां उसका पिता सोने चांदी का दुकान खोल चुका है। तो ये तमाम मामले इंटरनेशनल भी है, ईडी के कार्रवाई से आपत्ति भी नहीं। आज जो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है उसकी बात करेंगे तो उसमें ईडी की इन कार्रवाई का उल्लेख नहीं है। उसमें उल्लेख है निदेशक के नाम से, जो ईडी के निदेशक के नाम से जो आज ज्ञापन दिया गया, उसमें पुराने भाजपा शासन काल में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग की गई है, जिसका समर्थन आम लोग भी करते हैं। और आम लोगों के प्रतिनिधि के रूप में, यदि पत्रकार के रूप में बात करूं तो मैं भी इसका समर्थन करता हूं। जितने भी भ्रष्टाचार हुए उसके दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अब उसमें आज जो मांग की गई उसमें नान घोटाले की बात की गई है, चीट फंड घोटाले की बात की गई है, जिसमें छोटे छोटे 1500 रुपए भी जमा करके लोगों ने चीट फंड कंपनियों में पैसा लगाए, इनके वापसी की बात है। 6000 करोड़ से ज्यादा का इसमें गड़बड़ी है और मात्र 40 करोड़ रुपए अभी जब्त हुए। सरकार के प्रक्रिया, छत्तीसगढ़ के बाहर भी एक कंपनियों ने पैसा लगाया। एक ये तीसरी चीज जो है इन्होंने मांग की है कि जो रतन जोत के नाम पे जो बड़ा घोटाला की बात कही जा रही है कि आपने पेड़ लगाए, बाड़ी से आप जो है सब्जी के जगह में रतन जोत डीजल पैदा करने की जो बात कही थी, उसमें कितनी सफलता मिली, पेड़ सूख गए, उसमें कितने करोड़ रुपए, ये जांच की। तो भाजपा शासन काल में हो, कांग्रेस शासन काल में हो, जीरो टॉलरेंस जब भ्रष्टाचार की बात की रही, ईडी को जो शक्ति देने की बात कर रही है, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जो करे, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए यदि ताकत दी गई है, प्रधानमंत्री कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्ति किसी को बख्शा नहीं जाए, तो निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य सरकार और मैं केंद्र सरकार की बात करता हूं, ईडी की बात करता हूं, कांग्रेस और भाजपा का इसको अलग रखें। दोषी जो है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए। और समय सीमा की जो बात आ रही है, तो निश्चित रूप से चुनाव के समय आप इस प्रकार से कार्रवाई करेंगे तो संस्थाओं पर आरोप लगेंगे, इससे बचना चाहिए। और जितनी जल्दी हो सके चुनाव के पूर्व आप जितने भी है उसमें कार्रवाई करके चालान पुटअप करें, कोर्ट में आपको वास्तविकता सामने आ जाएगी। जी बिल्कुल शर्मा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बात यहाँ पर भ्रष्टाचार की होनी चाहिए और भ्रष्टाचार की जब बात होती है तो पुराने भ्रष्टाचारों पर भी बात होनी चाहिए जो 2018 के पहले हुए थे। यहाँ पर मैं सौरभ जी को थोड़े से आंकड़े बताकर सवाल पूछना चाहूंगी। सौरभ जी, 2014 से जो 2022 तक की अगर हम बात करें तो ईडी ने 121 नेताओं के घर पर, सिर्फ यहाँ पर हम बात नेताओं की कर रहे हैं, 121 नेताओं को जो है जांच के दायरे में लिया था, जिसमें से 115 नेता विपक्ष के थे। वहीं अगर बात 2004 से 2014 की अगर हम करें, जब यूपीए की सरकार थी, तो 26 राजनेताओं को ईडी ने जांच के दायरे में लिया था, महज 26, जिसमें से 14 नेता यानी 54% नेता विपक्ष के थे। अब क्या कहेंगे आप? देखिए आज जो ईडी छापे मार रही है छत्तीसगढ़ प्रदेश में,
मैं ये कहना चाहता हूं कि ईडी जो है स्वतंत्र संस्था है, कोई बीजेपी की संस्था नहीं है कि बीजेपी के कहने से कोई विपक्षी दल पे वो जाके छापे मारना चालू कर देती है। जहां पर प्रमाण, जहां पर घोटाले होते हैं वो जाती है, साक्ष्य देखती है, प्रमाण खोजती है, उसके बाद उस पर कार्रवाई करती है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल था, चाहे आज कांग्रेस का कार्यकाल हो, मैं ये कहता हूं जो अपराधी हैं उन पे जांच बैठनी चाहिए। यूपीए बीजेपी में ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं होता, उसके अलावा जो भी विपक्षी नेता है उनके ही भ्रष्टाचार होते हैं और उसी के खुलासे होते हैं। कह रहा हूं कि जिस प्रकार से आज कांग्रेस के शासन काल में भ्रष्टाचार हो रहा है और पूरी दुनिया देख रही है, मीडिया के माध्यम से, तमाम महादेव ऐप के माध्यम से, आज दुबई में जाकर लोग संरक्षण पा रहे हैं, तो इसमें राजनीतिकरण तो दिख ही रही है। भूपेश बघेल जी, कांग्रेस सरकार का साफ साफ इसमें संलग्न दिख रहा है कि जिस प्रकार से महादेव ऐप को बढ़ावा दिया गया, उनके अपराधियों को छोड़ दिया गया, दुबई में जाके आज वो बैठे हैं। मैं ये कह रहा हूं अपराधी कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, कोई भी जो अपराधी हो ईडी जांच करे और उस पर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई। ठीक है सत्य प्रकाश जी, जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो आंकड़े भी कहते हैं कि जब से यूपीए की सरकार आई है भ्रष्टाचार में करोड़ों रुपए यहाँ पर सरकार ने जब्त भी किए हैं, ऐसा नहीं है। बात करें 2004 से 2014 तक की, तो जब हम देखते हैं कि जितना कैश यहाँ पर सरकार ने जब्त किया है तो 50% ज्यादा भ्रष्टाचार का कैश यहाँ पर जब्त किया है। तो कुल मिलाकर सरकार यहाँ पर सक्रिय भी दिखाई दे रही है। देखिए अस्मिता जी, सबसे बड़ी बात है कि जब आप अपने ही नेताओं के ऊपर छापा ही नहीं मारोगे, यहाँ तक कि ईडी छोड़ दीजिए, पुलिस का एक छोटा सा कांस्टेबल भी अगर नहीं जाएगा, वहां पता ही करने नहीं जाएगा, तो जब तो निकलेगा कहाँ से? सबसे बड़ी बात ये है ना, पहले भेजिए तो तब तो मालूम चलेगा। देखिए मैं सौरभ जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछ लेता थोड़ा सा, एक स्टेटस बता दें। पानी पी पी के गाली दे रहे थे मोदी जी थोड़े दिन पहले एमपी में अजीत पवार जी को, उसके बाद 2 दिन बाद वो पार्टी में आए थे तो धुल जाते। छगन भुजबल जी तो जेल में थे, तब भी बहुत कोस रहे थे, पूरे भाजपा के लोग कोस रहे थे, कैसे हैं वैसे हैं, मगर वो पार्टी में आ गए, मंत्री हैं आज, तो एकदम भूल गए हो। हेमंत विश्व शर्मा बुकलेट लेके बैठे इतनी मोटी, सीएम बन गए, भूल गए हो। उसका शुभेंदु अधिकारी, उनके ऊपर भी आरोप लगाया, ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगाया, जब अगर हुआ उनकी पार्टी में आ गई, ममता बनर्जी तो सीधी सी बात नहीं आएंगी, जब इनकी पार्टी में आ गए वो भी धुल गए। तो ये तो साफ दिखता है ना, ये तो किसी, मैं बोलूंगा कोई अंधा भी होगा वो भी जान जाएगा कि ये किस तरह की कार्रवाई हो रही है। ये अपने ही लोग अगर आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो ये साफ हो जाते हैं, मगर अगर विपक्ष में है तो वो एकदम भ्रष्टाचारी है, सबसे खराब हो जाते हैं, वो राजनीतिक दल ठीक नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात ये बोलूंगा कि मोदी जी का भी मैं बोलूंगा, प्रधानमंत्री है, सम्मानीय प्रधानमंत्री देश के, उनको जो जैसे मैं के शर्मा जी ने बोला कि ये राजनीति से उठ के आपको देखना पड़ेगा, ये आपको हटाना पड़ेगा कि आप हमारे नेता हैं कि आप विपक्ष के नेता हैं। आपको अगर भ्रष्टाचार दिख रहे, हमारे मुख्यमंत्री जी तो खुद बोलते हैं कि अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप जांच कीजिए, मुख्यमंत्री जी के घर में जाके जांच कीजिए, वो तो खुद ये बात बोलते हैं, चैलेंज के साथ बोलते हैं। मगर ऐसे दोहरा नीति नहीं अपनाना पड़ेगा ना आपको कि भाई अगर हमारे नेता हमारी पार्टी में आ गए तो आप धुल गए, अब विपक्ष में है तो आप भ्रष्टाचारी हो गए, इसको हटाना पड़ेगा। और सबसे बड़े यही बोलूंगा कि मोदी जी जो बोलते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत, तो अपने नेताओं के ऊपर भी छापेमारी करवाए, तब मैं मानूंगा या हमारी सरकार मानेगा, पार्टी मानेगी कि हाँ वो प्रधानमंत्री है, वो देश के प्रधानमंत्री। ईडी की कार्रवाई से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ईडी अगर अपना काम करती तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको यहाँ पर? नहीं, मैं तो हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि अगर कुछ है भ्रष्टाचार कहीं हो रहा है तो ईडी कार्रवाई करे, मगर स्वतंत्र होकर कार्रवाई करे। क्या मुख्यमंत्री राजी है उनको? रमन सिंह जी के लिए पत्र लिखा था ईडी के लिए कि भाई उनके नान घोटाला, चिटफंड घोटाले की जांच होनी चाहिए, आज तक जवाब तक नहीं मिला है। तो जांच की तो बहुत दूर की बात है। तो भाई अगर ईडी यहाँ आती है तो बोल की बिहार में चले जाए, वहां भी जाकर जांच कर रहे हैं, रमन सिंह जी के में चले जाए, उसके उनके अटैक क्यों नहीं करे? मोहन जी को बता आरोप लगा तो वहां भी कर ले, राजीव कुमार जी का आरोप लगा तो वहां भी कर ले, अजय विपक्ष ने तो वहां पे क्यों नहीं कर? फिर बिहार अजीत पवार जी का कांग्रेस की सरकार लिप्त हो चुके हैं घोटाले, इनके यहाँ जांच बैठती है तो इनको तकलीफ नजर आती है, क्योंकि इनकी जांच में कहीं ना कहीं बगैर कांग्रेस की होता है। ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो ईडी बढ़ती है कांग्रेसियों के यहाँ क्यों बढ़ती है, तो ये मानने के लिए तैयार हो चुके हैं कि घोटाले में आप बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जो आपकी 15 साल की पार्टी में 30 घोटालों के नाम यहाँ पर लिस्ट जो है सामने आई थी, मैंने भी पढ़ी थी, क्या आने वाले समय पर ईडी उस पर भी कार्रवाई करेगी? आप इतना बता दीजिए। मैं प्रथम पंक्ति में यही कह रहा हूं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो,
आज केंद्र नेतृत्व ने तय कर दिया है कि जो की छापेमारी पड़ेगी, जो कि हमारी सरकार आती है तो निष्पक्ष रूप से जांच में देगी। अरे बीजेपी नेता का नाम बता दे जहाँ छापा पड़ा हो, एक बीजेपी नेता का नाम बता दे जहाँ छापा पड़ा हो, मैं मान जाऊंगा। जी सौरभ जी सत्य प्रकाश जी पूछ रहे हैं, आप एक भी नेता का नाम बता दीजिए तो मान जाएंगे। नेता का नाम बता देना बस मेरे को, मैं मान जाऊंगा। उनसे ही जवाब लेंगे सौरभ जी से ही जवाब लेंगे। जी सत्य प्रकाश जी आप हमने सुन लेते हैं, उनसे ही जवाब लेंगे। जी सौरभ जी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ 70 साल कांग्रेस शासन ने भारत पे राज किया, तब वहां पर तमाम घोटाले होते थे, पर इनको वो घोटालों की सिर्फ घोटाले करने आते थे। चलिए ठीक है सत्य प्रकाश जी, सौरभ जी अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस प्रकार की बहस से कोई बातें सामने निकलकर यहाँ पर सामने नहीं आएगी, और अगर गलती नहीं होगी, कुछ गलत नहीं किया होगा आपकी पार्टी के नेताओं ने, तो वो भी स्पष्ट तौर पर सामने निकल कर आएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज हमने बात की ईडी के एक्शन की। लगातार देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से ईडी की कार्रवाई हो रही है, इसमें वाकई सियासी गलियारों में भी हलचल मच गई, क्योंकि कांग्रेसी नेताओं के घर पर लगातार ईडी की छापेमार कार्रवाई हो रही है, जिससे कांग्रेस जो है सरकार पर उठा रही है, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बात भी यहाँ पर उजागर हो रही है। अब आने वाले समय में देखना खास होगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है और ईडी कितनी ईमानदारी से अपनी भूमिका यहाँ पर निभाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अनादि टीवी देखने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, दीजिए मैं इजाजत, नमस्कार।